शुरू। जैसा कि औद्योगिक क्रांति 19वीं शताब्दी के यूरोप में अपनी परिपक्व स्थिति में दाखिल हुई, उदारीकरण हस्तक्षेप के अपने सिद्धांत के साथ विस्तृत होना शुरू हुआ, जिसने इस बात की वकालत की कि एक देश की सरकार का सभी आर्थिक गतिविधियों या मामलों पर संपूर्ण नियंत्रण नहीं होना चाहिए। यह विश्वास था कि अधिकतम आर्थिक निष्पादन तभी संभव था जब मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों को उनका काम करने दिया जाए। मार्शल एवं रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्रियों की पूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धांतों ने बताने का प्रयास किया कि एक अर्थव्यवस्था में कई सारी एक समान छोटी उत्पादन इकाइयाँ स्वतः ही सामाजिक मूल्यों को विस्तृत करने का कार्य करेगी। यद्यपि हस्तक्षेप का सिद्धांत अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था की पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करता है, तथापि यह सत्य है कि शक्ति संबंधों की स्थापना में यह राजनीतिक व्यवस्था पर निर्भर थी। हस्तक्षेप सिद्धांत के प्रबल समर्थक प्राय संकट के समय सरकार से सुरक्षा की मांग करते हैं, विशेष रूप से तब जब उन्हें बाहरी प्रतिस्पर्धी का सामना करना पड़ता है। जैसा कि असंतुलित औद्योगिकीकरण ने असमानताओं एवं व्यापक गरीबी को जन्म दिया, एक निर्देशित एवं नियंत्रित अर्थव्यवस्था के प्रसार के समानांतर समर्थन को बढ़ावा मिला, जबकि कुछ देशों में अर्थव्यवस्था पर संपूर्ण राज्य नियंत्रण सहित नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के नेहरू मॉडल का अनुसरण किया, जो आत्मनिर्भरता, साम्यपूर्ण वितरण, समाजवाद और कल्याणकारी राज्य के सिद्धांतों पर आधारित था। इसमें अर्थव्यवस्था पर कुछ राज्य नियंत्रणों एवं नियमनों की आवश्यकता होती है। भारत के आर्थिक सुधार के प्रयास 1985 में प्रारंभ हुए, जब सरकार ने कुछ लाइसेंस विनियमों और अन्य नियंत्रणों को हटाया, जिसने प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया। लेकिन इस प्रयास की शुरुआत में अर्थव्यवस्था की गति धीमी पड़ गई। वर्ष 1951 में नवीन सरकार ने सुधारों की नई लहरों का प्रारंभ किया। यह समय संकट के साथ साथ अवसरों का भी था। 1990 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन लेकर आया था। आर्थिक सुधारों के इस नवीन मॉडल को सामान्यतः उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण मॉडल के रूप में जाना जाता है। इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंचना या उनसे आगे निकलना था। आर्थिक उदारीकरण के पीछे की तार्किकता है कि भारत विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों या वाणिज्यिक उधार पर निर्भर हुए आगे नहीं बढ़ सकता है। भारतीय उद्योग को निर्यात क्षमताएं निर्मित करना अपरिहार्य था। सुधारों की शुरुआत वर्षों में देश की गहन वृहद आर्थिक संकट से तीव्रता से उबरने के साथ सराहनीय प्रगति दर्ज हुई।
निर्यात में वृद्धि हुई और आयात के बड़े हिस्से के भुगतान के लिए निर्यात से होने वाली आय का प्रयोग किया गया। स्टॉप। विदेशी विनियमन भंडार में सम्मानजनक बढ़ोतरी हुई। स्टॉप। ऋण की स्थिति में धीमे सही लेकिन निरंतर संकट के बिंदु से दूर जाने की स्थिति देखी गई। स्टॉप। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आशाजनक वृद्धि हुई। स्टॉप। सरकार ने अल्पावधिक पूंजी अंतर प्रवाह और पूंजी प्रवाह का भी प्रबंधन और नियंत्रण किया। स्टॉप। पैरा। अभी तक यह अच्छा रहा लेकिन इस सुधार ने किस प्रकार लोगों के जीवन को प्रभावित किया, एक आम नागरिक को किस प्रकार प्रभावित किया। इस सुधार के आलोचकों ने इनमें से अधिकतर कट्टरवादी वामपंथी थे। आरोप लगाया गया कि उदारीकरण का कदम गरीब विरोधी था। इसने केवल अमीर को और अधिक अमीर होने का अवसर प्रदान किया। स्टॉप। निर्धनता के बढ़ने और घटने को केवल आर्थिक सुधारों से नहीं जोड़ा जा सकता, इसके लिए अन्य कारक भी जिम्मेदार होते हैं। स्टॉप। इसके लिए सूखा और खाद्यान्नों का कम उत्पादन भी उत्तरदायी है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। स्टॉप। सुधारों में आवश्यक रूप से कुछ कठोर निर्णय शामिल थे, जिन्हें हमारे राजनेताओं के लिए लागू करना मुश्किल था। स्टॉप। सुधारों में भावनात्मक अपील के लिए लोकप्रिय मसाले की कमी थी, इसलिए राजनेताओं द्वारा इसे जनता को बेचने में मुश्किल आ रही थी। स्टॉप। संगठित श्रम और व्यापार संघों को नवीन आर्थिक नीतियों को अपनाने में कठिनाई हो रही थी, जिसे वे अपने अधिकारों का अतिक्रमण मान रहे थे। स्टॉप। लेकिन कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे इनसे तात्कालिक नुकसान क्यों ना हो। स्टॉप। यह आशाजनक था कि समय के साथ व्यवहारिक रूप से सभी राजनीतिक दलों ने मत व्यक्त किया कि आर्थिक सुधार आवश्यक एवं अपरिहार्य है। स्टॉप। पैरा। भारत में आर्थिक उदारीकरण के समक्ष आज भी कुछ चुनौतियां हैं और जब तक इन चुनौतियों की तरफ ध्यान न दिया गया, आर्थिक उदारीकरण को अपनाने के पीछे जो लक्ष्य था, वह पूरा नहीं हो पाएगा। स्टॉप। उच्च मुद्रास्फीति दर, उद्योगों के प्रति की दर बहुत धीमी होना, आज गला काट प्रतियोगिता के दौर में भी भारत में आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, जिसके कारण बहुत से लक्ष्यों तक पहुंच पाना असंभव सा प्रतीत होता है। स्टॉप। संरचनात्मक बाधाओं के कारण FDI अंतर प्रवाह में कमी, कमजोर प्रवर्तन आदि ऐसे कारण हैं जो उदारीकरण की नीति को लागू करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिकाधिक मजबूत होने से रोक रहे हैं। स्टॉप। भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य उज्जवल है यदि नीतियों तथा सुधारों में छोटे छोटे परिवर्तन कर लिए जाए। स्टॉप। उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण इत्यादि अपने आप में प्रशंसनीय अवधारणाएं हैं। स्टॉप। मौलिक रूप से ये अवधारणाएं अधिक साम्यपूर्ण एवं न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था प्रदान करती है। स्टॉप। ये अवधारणाएं एक ऐसे आर्थिक तंत्र की वकालत करती है जिसमें कठोरताएं और जटिलताएं समाप्त होती है ताकि दक्षता को बढ़ाया जा सके और नवीन प्रेरणाओं के साथ मानव अलगाववाद को भी समाप्त किया जा सके। स्टॉप। निसंदेह भारत ने भी इसी आशा से उदारीकरण की शुरुआत की थी, लेकिन इसने मार्ग की सभी बाधाओं एवं चुनौतियों को समाप्त नहीं किया और इस तथ्य पर
ध्यान आकर्षित किया कि बाध्यकारी उदारीकरण इसकी मौलिक संरचना को बर्बाद कर सकता है। स्टॉप पैरा। हमने सरकार की भूमिका को कम करने की बजाय उत्तरदायी एवं प्रत्युत्तरकारी बनाना चाहिए, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। स्टॉप। आर्थिक सुधार का प्रबल एवं सकारात्मक पक्ष यह है कि जब इससे आम लोगों के जीवन में गुणवत्तापरक सुधार परिलक्षित होने लगे, न्यून शासन सुशासन का विकल्प नहीं है। फुल स्टॉप।